जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमीन अभी हमने, आगे सारा आसमां बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सनी, जीके जयपाल काजला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमें 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति है, इसके कारण क्या थे, तात्कालीन कारण क्या था, कहां से शुरू होती है, इसकी पहली घटना क्या थी, वो सारी की सारी बातें आज हमें पढ़ेंगी। अब इससे पहले दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, जो ये यूट्यूब चैनल है इसकी डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक और फेसबुक लिंक दे रखा है, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। देखो दोस्तों, 1857 की जो क्रांति है, यह क्रांति का कोई एक कारण नहीं है। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है 1857 की क्रांति का कारण क्या था, यानी ये क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए ना। तो इस क्रांति का कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत कारण है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा, इसका राजनीतिक कारण था, यानी इसके क्या थे, राजनीतिक कारण थे। ठीक है, जैसे और बात कर लूं मैं, राजनीतिक कारण हो गया, प्रशासनिक कारण हो गया, सामाजिक एवं धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है, ठीक है, सैन्य कारण है, तात्कालिक कारण है, तात्कालिक कारण है। अब दोस्तों इस बात को समझना, 1857 की जो क्रांति है इसके बहुत से कारण हैं। जैसे राजनीतिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, सामाजिक एवं धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है, सैन्य कारण है, और मुख्य जो कारण माना जाता है वो कौन सा है, तात्कालिक कारण है। अब ये जितने भी कारण है वो किसके माने जाते हैं, 1857 की क्रांति के कारण माने जाते हैं। चलो यहां तक तो हमने बात कर ली। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला कारण क्या है, इसका राजनीतिक कारण है। सबसे पहले बात किसकी करेंगे दोस्तों, राजनीतिक कारण की बात करेंगे। तो पहला हमारा कारण रहेगा वो कौन सा रहेगा, राजनीतिक कारण रहेगा। अब राजनीतिक कारण की बात करते हैं दोस्तों, यह राजनीतिक कारण क्या था इसका। अब राजनीतिक कारण का मतलब क्या हुआ कि जो ये क्रांति है भाई, ये राजनीतिक कारण में क्या हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ा कारण माना जाता है। जैसे मैं दो व्यक्तियों को बड़े तौर पर जिम्मेदार ठहरा सकता हूं यहां पर। जैसे एक व्यक्ति था लॉर्ड वेलेजली था, एक तो लॉर्ड वेलेजली, और एक व्यक्ति था लॉर्ड डलहौजी। अब देखो दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी और वेलेजली की बात करते हैं, ये दो व्यक्ति। इसमें देखो क्या क्वेश्चन बनता है, इस लॉर्ड वेलेजली ने अपने समय, दोनों के दोनों क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ये दोनों क्या थे, गवर्नर जनरल थे। अब लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, एक नीति अपनाई थी जिसका नाम है सहायक नीति। कौन सी नीति थी वो, सहायक नीति। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत में सहायक संधि, यानी सहायक नीति बोल दो या सहायक संधि बोल दो, तो पूछेगा कि भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। अब इस सहायक संधि में क्या प्रावधान किया गया था, जो देशी रियासत थी, देशी रियासतों के राजाओं के पास ये गवर्नर जनरल जाता था और उसने कहा कि हमें आपकी रियासत की क्या करेंगे, यानी आपकी रियासत का हम सहयोग करेंगे, आपकी रियासत की सुरक्षा करेंगे, पर बदले में आप क्या करोगे, आपके राज्य में या आपके रियासत में हमारी जो कंपनी है उसके सैनिक आपको रखने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो देशी रियासत के राजा थे उन राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को रखना पड़ता था, जिस कारण वहां के जो राजा थे उनकी स्वतंत्रता कम होने लगी धीरे धीरे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इस बात को लेकर के जो देशी रियासत के राजा थे वो इससे क्या थे, नाराज थे। एक तो इसका ये कारण है।
दूसरा कारण है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कारण सबसे बड़ा माना जाता है। इस लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक नीति अपनाई थी। वो नीति क्या थी, राज्य हड़प नीति। यानी इसने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम क्या, राज्य हड़प नीति। इस राज्य हड़प नीति का मतलब क्या हुआ, इस लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपना दी, राज्य हड़प नीति। और इस नीति में इसने कहा कि भारत में कोई भी राजा है, अगर उस राजा की कोई संतान नहीं होती है तो वो राजा गोद ली हुई संतान को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। यानी इस नीति में कहा गया कि कोई भी राजा है या कोई राजकुमारी है, अगर उसके कोई संतान नहीं है तो वो गोद ली हुई संतान को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकती। अब इसने ये नीति अपना दी और वो राज्य है, वो रियासत है, वो सीधी किस में चली जाएगी, अंग्रेजों के पास चली जाएगी। तो इस बात को लेकर के अनेक राजा थे, वो इसका क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे थे। एक बात ये होती है। अब इस यानी डलहौजी ने क्या किया, इस नीति के तहत सबसे पहले एक सतारा पड़ता है, सतारा, और ये सतारा वर्तमान में कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो क्वेश्चन बनेगा, राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस रियासत को या किस क्षेत्र को अपने पास मिलाया अंग्रेजों ने, सतारा को। सतारा को कब मिला है, 1848 में। और सतारा कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर जैसे झांसी या नागपुर, उनको भी मिलाया गया था। एक बात करते हैं अवध की, एक बात किसकी करते हैं दोस्तों, अवध। अवध ऐसी रियासत थी जिसको कुप्रशासन के आधार पर शामिल कर लिया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस रियासत को कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया था, तो अवध रियासत को कुप्रशासन के आधार पर शामिल कर लिया गया था। दो ये कारण है। और राजनीतिक कारण में और क्या है, जैसे भारत के जो राजा थे, पेशवा थे, राजा भी थे, पेशवा थे, उन पेशवाओं की अंग्रेज सरकार क्या कर देती है, पेंशन को बंद कर देती है। इस कारण वो पेशवा अंग्रेजों से क्या थे, नाराज थे, जिस बात को लेकर 1857 की क्रांति का कारण माना जाता है। तो दोस्तों मैंने एक राजनीतिक कारण बता दिया है और मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी राजनीतिक कारण हमने पढ़ लिया है। फिर इसके बाद में दूसरा कारण पढ़ेंगे, प्रशासनिक कारण है। दूसरा कारण कौन सा दोस्तों, प्रशासनिक कारण है। अब प्रशासनिक कारण की बात करते हैं दोस्तों। प्रशासन का मतलब, यानी प्रशासनिक का मतलब है प्रशासन से संबंधित है। अब अंग्रेज क्या करते थे, जब अंग्रेज थे वो प्रशासन में भारत के लोगों को अपने से क्या नीचा मानते थे, यानी स्वयं को भारतीय लोगों से श्रेष्ठ मानते थे। कौन है, अंग्रेज मानते थे। और वो अंग्रेज क्या करते थे, जो भी कोई प्रशासनिक या कोई सरकारी जो भी कोई प्रशासनिक कार्य होता था उसमें भारतीयों को उच्च पदों पर शामिल नहीं होने देते थे। यानी भारतीयों को उच्च पदों पर शामिल नहीं होने देने के कारण यानी भारत के लोग इनसे क्या थे, नाराज थे। दूसरी बात और क्या थी कि जैसे मान लो कि यहां तक तो बात होगी, न्याय की बात और करते हैं, न्याय। अब न्याय के क्षेत्र में भी अंग्रेज थे, वो भारतीयों को अपने से क्या निम्न मानते थे। यानी कहने का मतलब, अगर कोई भी भारत का जज था, किसी भी भारतीय जज को किसी अंग्रेज के खिलाफ न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कहने का मतलब, कोई भी अंग्रेज था, अगर वो दोषी है तो इसका फैसला भारत का जज नहीं कर सकता था, इसमें भेदभाव किया जाता था। इस कारण यानी इस क्रांति में क्या विद्रोह हुआ था। तो एक कौन सा कारण हो गया दोस्तों, प्रशासनिक कारण हो गया। इसके बाद में सामाजिक एवं आर्थिक कारण की बात करते हैं। यानी अब बात किसकी करेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक कारण की। अब सामाजिक एवं धार्मिक कारण में क्या होता है कि अंग्रेज थे वो भारतीय संस्कृति के हीन थे। यानी भारतीय संस्कृति को अंग्रेज हीन मानते थे। हीन समझ करके वो क्या करते थे, इस भारतीय संस्कृति को विलुप्त करना चाहते थे। और विलुप्त करने के बाद में जो ईसाई धर्म की संस्कृति थी या अंग्रेजों की संस्कृति थी, उनको प्रभाव में लाने का प्रयास करते थे। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये
भारत की संस्कृति को विलुप्त करना चाहते थे, तब भारत में जो रूढ़िवादी लोग थे वो इनका क्या करने लगे, धीरे धीरे विरोध करने लगे। चलो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, धार्मिक कारण में क्या आ जाता है कि भारत में जैसे मान लो बेरोजगार थे, विधवा थी, यानी बेरोजगारों, विधवाओं, ठीक है। इसके बाद में जनजातियों की बात करते हैं, ठीक है। इनके बाद में जैसे मान लो कि अनाथ थे, उन लोगों को जबरन ये अंग्रेज क्या करते थे, ईसाई धर्म परिवर्तन करवाते थे। जैसे ये क्या करने लगे कि बेरोजगार थे, कोई व्यक्ति बेरोजगार है, कोई विधवा है, कोई व्यक्ति अनाथ है, कोई जनजातियों से संबंधित लोग हैं, उन व्यक्तियों को मजबूर करके ये क्या करते थे, ईसाई धर्म परिवर्तन करवा देते थे। जिस कारण इन लोगों में क्या था, बड़ा आक्रोश था। किनके प्रति आक्रोश था? अंग्रेजों के प्रति बड़ा क्या था, आक्रोश था, ठीक है। दूसरी बात और, जैसे मान लो हिंदू धर्म में सती प्रथा है, दास प्रथा है, नर बलि है, विधवा पुनर्विवाह है, इनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, इनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी इन पर रोक लगा दी। रोक लगाने के कारण ये लोग इनके प्रति क्या थे, बड़े यानी आक्रोश में थे। एक बात ये होती है। तो सामाजिक और धार्मिक कारण की बात आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद में बात करते हैं आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण क्या था? तो आर्थिक कारण क्या था कि भारत में एक स्थायी भूमि बंदोबस्त था, यानी अंग्रेज भारत में नई प्रकार के कर लगाते थे, अनेक प्रकार के कर लगाते थे, जिससे किसान थे, मजदूर थे, वो परेशान थे, असंतोषजनक बात थी। अब ये क्या करते थे, जैसे स्थायी भूमि बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, आदि प्रकार की प्रथा लगाने के कारण जितने भी मजदूर है, किसान है, वो क्या थे, इनसे क्या थे, असंतोष थे, यानी असंतोषजनक की बात की थी, जिस कारण यह क्रांति हुई थी। जैसे सैन्य कारण की बात करते हैं, सैन्य कारण क्या था? तो सैन्य कारण तो आप जानते हो सैनिकों का कारण है। अब सैन्य कारण की बात ध्यान रखना कि अंग्रेजों के पास भारत और अंग्रेजों की सेना का अनुपात 5:1 था। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा सैनिक भारत के थे। सबसे ज्यादा सैनिक किसके पास? अरे एक सैनिक अंग्रेजों का था तो 5 सैनिक किसके थे? भारतीयों के थे। फिर भी ये अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय सैनिकों के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव करते थे। ये व्यक्ति कभी भी भारतीय सैनिकों को उच्च पद पर नहीं जाने देते थे, भारतीय सैनिकों को नीचे पद पर रखते थे और स्वयं के जो अंग्रेज थे उनको ऊंचे पद पर जाने देते थे। इसलिए भारतीय जो सैनिक थे वो इनका धीरे धीरे क्या करने लगे थे, विरोध करने लग गए थे। यह कारण है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो दोस्तों कौन सा है? तात्कालिक कारण है। अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण या मुख्य कारण कौन सा था, तब आपको दोस्तों बताना है चर्बी लगे कारतूस बताना है। अब आपको होगी चर्बी लगे कारतूस क्या है, तो इस बात को समझना, इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण माना जाता है, तात्कालिक कारण माना जाता है, वो क्या है? चर्बी लगे कारतूस। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना, भारत में मैं बात करता हूं दिसंबर की, समझना मेरी बात को, दिसंबर महीना था और दिसंबर 1856 ईस्वी में क्या हुआ, ये जो अंग्रेज सरकार है, बात को समझना, ये जो अंग्रेज सरकार है, यानी ये अंग्रेज सरकार क्या करती है, भारत में एक बंदूक चलती थी, ब्राउस बेन, क्या नाम था उसका? ब्राउस बेन। अब इस ब्राउस बेन को तो क्या करने का फैसला करती है? बंद करने का फैसला करती है और इसकी जगह एक नई बंदूक एनफील्ड राइफल। अब देखो होता क्या है, बात को समझना यहां पर है कि दिसंबर 1856 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि ब्राउस बेन बंदूक को तो बंद करने का फैसला किया और एक नई बंदूक एनफील्ड राइफल को लाने की बात कही कि अब हमें इस बंदूक को तो बंद कर देंगे और भारत के जो सैनिक है, यानी जितने भी सैनिक है, उनको एनफील्ड राइफल देंगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, 1857 की बात आ जाती है और 1857 ईस्वी में इस बंदूक को तो बंद कर दिया जाता है और एनफील्ड राइफल भारत में आ जाती है। चलो यहां तक भी कोई बात नहीं, एनफील्ड राइफल आ गई। अब होता क्या है, इस एनफील्ड राइफल में क्या था, इसको
जैसे मान लो एनफील्ड राइफल को चलाने से पहले, एनफील्ड राइफल को चलाने से पहले इसमें क्या था, इसके ऊपरी भाग को, एनफील्ड राइफल को चलाने से पहले इसके ऊपरी भाग को क्या करना पड़ता था, यानी मुंह से, यानी इसके मुंह से खोलना पड़ता था, इसको मुंह से क्या करना पड़ता था, खोलना पड़ता था। अब दांतों से खोलना पड़ता था, चलो यहां तक भी बात ठीक है, कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे यह बात फैल गई कि इस एनफील्ड राइफल है, इस एनफील्ड राइफल में क्या है, इसके कारतूस के जो ऊपरी भाग है इसमें क्या है, गाय की और सूअर की क्या है, चर्बी है। अच्छी बात समझो मेरी बात को, यानी एनफील्ड राइफल में इसके जो कारतूस है इसमें क्या है, गाय की और सूअर की क्या है, चर्बी है। अब हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग इन्होंने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग इसको क्या मानने लगे, अपवित्र मानने लगे कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये हमारे धर्म को तो क्या करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं और अपने ईसाई धर्म को प्रभाव में लाना चाहते हैं, जिस कारण इसका धीरे धीरे क्या करने लगे, लोग विरोध करने लगे। अब चलो विरोध करने लगे, यहां तक भी कोई बात नहीं, विरोध होता रहा। अब इसमें एक बड़ी घटना घटती है, यानी इसमें क्या करती है, बड़ी घटना घटती है। इसी एनफील्ड राइफल को लेकर के एक बड़ी घटना घटती है। वो घटना कौन सी घटती है, अब बात को समझना भाई। अब यहां पर हमने तात्कालीन कारण की बात कर ली है, चलो ठीक है। अब 1857 की मैं क्रांति की शुरुआत नहीं बता रहा हूं, मैं अभी 1857 की क्रांति की पहली घटना की बात करते हैं। पहली घटना दोस्तों, अगर आपका एग्जामिनर पूछे कि 1857 की क्रांति की पहली घटना कब घटी थी, 29 मार्च 1857 ईस्वी में घटी थी। देखो कैसे घटी थी, बात को समझना। मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, समझना, उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है बलिया। उत्तर प्रदेश का एक जिला है वर्तमान में, कौन सा है, बलिया है। और इस बलिया का एक व्यक्ति था मंगल पांडे। कौन था दोस्तों, मंगल पांडे। यह मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया का था। जात से क्या था दोस्तों, ब्राह्मण था। जात से क्या था, ब्राह्मण था, ठीक है। अब इस व्यक्ति को सैनिक बनाया गया था। यह व्यक्ति सैनिक था, और सैनिक कहां का था, समझना इस बात को। मैं बात करता हूं पश्चिम बंगाल। वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल की एक छावनी है बैरकपुर। देखो गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में और बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। यह बैरकपुर छावनी थी, और इस बैरकपुर छावनी में सैनिकों की एक टुकड़ी थी, जिस टुकड़ी का नाम था 34वीं नेटिवी इंफेंट्री। ये लो, अब कहने का मतलब है पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये सैनिकों की एक टुकड़ी थी। इस टुकड़ी में एक सैनिक था मंगल पांडे। यह मंगल पांडे था कहां का, उत्तर प्रदेश का, और यह सैनिक कहां का था, इस सैनिक टुकड़ी का, यानी इस छावनी का ये क्या था, सैनिक था। अब बात फैल जाती है कि इस एनफील्ड राइफल को नहीं खोलना है क्योंकि इसमें गाय और सूअर की क्या है, चर्बी है। अब मंगल पांडे जात से ब्राह्मण है, अब मंगल पांडे ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध कर दिया कि हम इस एनफील्ड राइफल को नहीं चलाएंगे। फिर अंग्रेजों ने पूछा आप क्यों नहीं चलाओगे, तो इसने कहा कि आप हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसमें गाय और सूअर की क्या है, चर्बी लगी है। तब जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जबरन इनको मजबूर करते हैं कि आपको ये चलानी पड़ेगी, आपको यह बंदूक चलानी ही पड़ेगी, मजबूर कर दिया जाता है मंगल पांडे को। फिर मंगल पांडे क्रोध में आ जाता है, और क्रोध में ये घटना बता दूं दोस्तों कब की है, यह 29 मार्च 1857 की बात है। अब मंगल पांडे इस दिन क्रोध में आ जाता है, इनको मजबूर किया जाता है बंदूक चलाने के लिए। अब यह व्यक्ति मजबूर होकर क्या करता है, इस बंदूक का प्रयोग दो अंग्रेज अधिकारियों पर कर दिया। इसने किस पर कर दिया, दो अंग्रेज अधिकारियों पर कर दिया। अब देखो दो अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से थे, कहने का मतलब है इस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज अधिकारियों पर उस बंदूक का क्या कर दिया था, प्रयोग कर दिया था, और उस बंदूक में दो अंग्रेज अधिकारियों की क्या चली जाती है, उन दो अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है। एक तो मेजर सार्जेंट था, दो अंग्रेज अधिकारियों की इसमें मृत्यु हो जाती है भाई, मेजर सार्जेंट।
एक तो कौन था दोस्तों, मेजर सार्जेंट था, और एक ह्यूरोज, कर्नल ह्यूरोज की बात करते हैं, ह्यूरोज। देखो अब कहा जाता है, अब इस कारण क्या होता है कि इन दोनों सैनिक अधिकारियों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के कारण इस व्यक्ति को, अब बताओ दोस्तों, क्या हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। अब चलो इसको, भाई इनको मार दिया इसने तो फांसी तो होगी ना, तो इसे लेफ्टिनेंट बाग भी कहा जाता है भाई, लेफ्टिनेंट बाग। ये लो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये ना आए तो ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन आ जाए कि पहली बात तो इसको दोबारा से समझो, 1857 की क्रांति की पहली घटना कब घटी, 29 मार्च 1857 में। यह घटना कहां पर घटी, पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिवी इन्फेंट्री में घटी थी। सैनिक कौन था, मंगल पांडे। मंगल पांडे कहां का था, उत्तर प्रदेश के बलिया का था, और यह व्यक्ति मजबूर होकर के एनफील्ड राइफल यानी वो बंदूक किस पर चला देता है, मेजर सार्जेंट व लेफ्टिनेंट बाग या हीरोज के खिलाफ बंदूक चला देता है, जिस कारण इन अंग्रेजों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई तो मुझे जरा ये बताओ, इस व्यक्ति को फांसी होगी कि नहीं होगी, कन्फर्म होगी ना। अब क्या होता है कि एक जज था रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक ध्यान रखना, दो है भाई। एक रॉबर्ट हुक वो था जिसने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी, वो वैज्ञानिक था, और मैं यहां पर जज की बात कर रहा हूं। इस रॉबर्ट हुक ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई थी। तो क्वेश्चन बनेगा, मंगल पांडे को फांसी की सजा किसने सुनाई, रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज ने, और इसे फांसी की सजा कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। परंतु दोस्तों अगर बात एनसीईआरटी की बात आ जाए, तब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन बनेगा 29 मार्च 1857 ईस्वी। मेरी बात को समझना, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। परंतु बात एनसीईआरटी की आ जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार इसको फांसी की सजा 29 मार्च 1857 ईस्वी में हुई थी। दूसरी बात, मंगल पांडे 1857 की क्रांति का दोस्तों पहला क्या था, शहीद था। क्वेश्चन आ जाए 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था, मंगल पांडे था। तो मैंने 1857 की क्रांति की पहली घटना तो बता दी है भाई। क्रांति की पहली घटना हो गई, अब क्रांति क्या होगी दोस्तों, शुरू होगी। क्रांति की घटना भी हो गई, कारण भी हो गए, तात्कालीन कारण भी हो गया। अब क्रांति की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत से पहले मैं आपको 5-10 बात अलग से बता दूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। अलग से बात बता रहा हूं मैं आपको ताकि बार बार कंफ्यूज नहीं होगी आप। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, 1857 की क्रांति हुई थी, यह क्रांति कब शुरू हुई थी, पहला क्वेश्चन, शुरुआत। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाए, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। तब आपको दोस्तों बताना है 10 मई 10 में आधे 5 10 मई 1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति हुई थी। दूसरी बात, उस दिन वार कौन सा था, रविवार था। उस दिन वार कौन सा था, रविवार था। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, यह क्रांति कहां से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की पहली घटना 29 मार्च 1857। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, 10 मई 1857। किस वार को शुरू होती है, एक बार क्वेश्चन आ गया था वार को लेकर के, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 में, रविवार को। कहां से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। जबकि 1857 की क्रांति की सुनियोजित तिथि क्या थी दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। इसकी सुनियोजित तिथि क्या रखी गई थी, तो सुनियोजित तिथि 31 मई 1857 थी। हुई तो 10 को, और सुनियोजित तिथि कौन सी थी, 31 मई 1857 थी। फिर इसके बाद में 1857 की क्रांति से कृष्णा जी तात्कालिक कारण क्या था, तो मैंने आपको बताया है क्या था, सर्दी लगे कारतूस
कारतूस, ये 1857 की क्रांति का मुख्य क्या था, कारण था। इसके बाद में 1857 की क्रांति है, उस समय ब्रिटेन का, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछे तो दोस्तों कौन था? यह व्यक्ति था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पोमरस्टन था। कौन था? पोमरस्टन, या पोर्महोस्ट भी आ जाता कई किताबों में। तो यह व्यक्ति ब्रिटेन का क्या था? पीएम था। और उस समय ब्रिटेन की राजकुमारी कौन थी? ब्रिटेन की राजकुमारी कौन थी? तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। एक बात ये 1857 की क्रांति का आपसे पूछे कि प्रतीक चिन्ह कौन सा था, तो प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा दोस्तों? कमल व रोटी, या चपाती भी बोल सकता हूं इसको मैं, कमल व चपाती था। ठीक है। अब एक बात को समझना, ये आपको ये इतनी बातें तो आनी चाहिए, ये इतनी बातें आपको आनी चाहिए। जैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में कहां से हुई थी? मेरठ उत्तर प्रदेश से। वार कौन सा था? रविवार था। 1857 की क्रांति की सुनियोजित तिथि 31 मई 1857। तात्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूस। उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? पोर्मस्टन था। राजकुमारी महारानी विक्टोरिया थी और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल व चपाती या कमल व रोटी था। दूसरी बात, 1857 की क्रांति का वास्तुकार या योजनाकार कौन था? रंगोजी बाबू गुप्ते था। प्रश्न पूछेगा कि क्रांति का वास्तुकार या योजनाकार कौन था? दोस्तों रंगोजी बाबू गुप्ते था। चलो इतनी बात तो मैंने आपको बता दी है। अब हमें 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं। अब देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत होगी। अब शुरुआत कहां से होगी? देखो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। जैसे ये है आपका दिल्ली, हम बात करते हैं दिल्ली की, और यहां पर बात करते हैं मेरठ की बात करते हैं। बात है 10 मई 1857 की बात है। ठीक है। और मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय थे, और जफर नाम से कविता लिखता था, शायर था ये। एक इसका सैनिक था बख्त खां, ये लो। ठीक है। अब यहां पर 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई, और जो क्रांतिकारी थे वो व्यक्ति क्या करते हैं? मेरठ में बड़ा आंदोलन करते हैं और अपने साथियों को मेरठ से छुड़ाते हैं, और यहां पर आंदोलन करते करते सीधे की सीधे यहां से रवाना हो जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? दिल्ली की ओर चले जाते हैं। और ये क्रांतिकारी है। ये तारीख कितनी थी? 11 मई 1857 ईस्वी में ये कहां पर पहुंच जाते हैं? दिल्ली में पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में पहुंचने के बाद में बहादुर शाह जफर को अपना क्या बनाते हैं? नेता बनाते हैं। अब देखो दोस्तों 1857 की क्रांति में हमारी असफलता थी। अब आप कहोगे सफलता का कारण कहीं ना कहीं यह भी माना जाता है, बहादुर शाह जफर को भी 1857 की क्रांति का कहीं ना कहीं यह असफल नेता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह उस समय वृद्ध व्यक्ति था, यह व्यक्ति युवा नहीं था। जब क्रांति हुई थी उस समय वृद्ध व्यक्ति था। अब वृद्ध व्यक्ति के हाथों में क्रांति का नेतृत्व चला गया था। अगर मेरे हिसाब से दोस्तों कि इस क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे के पास होता, इस क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे के पास होता, तो शायद क्रांति का रुख ही अलग होता। अगर 1857 की क्रांति का नेतृत्व यह न करता, तात्या टोपे करता, तो क्रांति का कोई नतीजा दूसरा निकलता दोस्तों। चलो ठीक है। तो 1857 की क्रांति है, इसका नेता किसे बनाया गया था? देखो अब क्वेश्चन बनेगा 1857 की क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर था, और इसका मुख्य सेनापति कौन था? बख्त खां था। कौन था दोस्तों?
बख्त खां था। एक बात। दूसरी बात, 1857 की क्रांति का इसे नेता बना दिया। युद्ध चलता है, परंतु सितंबर की बात करते हैं, सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से दिल्ली को पुनः अपने अधिकार में कर लिया था। और बहादुर शाह जफर था, इस बहादुर शाह जफर को जो हुमायूं का महल है, हुमायूं का मकबरा है, उस हुमायूं के मकबरे में बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद में इसे रंगून भेज दिया जाता है। यह रंगून कहां पर पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। यानी बहादुर शाह को गिरफ्तार किया जाता है और रंगून में भेज दिया जाता है और सन 1862 ईस्वी में बहादुर शाह की वहां पर क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बारे में दोस्तों बात कही गई है कि हे बहादुर तू कितना बदनसीब है, हे बहादुर तू कितना बदनसीब है, तुझे दफनाने के लिए तेरे देश में 2 सर गज जमीन भी नसीब नहीं हुई है। किसके बारे में कहा गया? बहादुर शाह जफर के बारे में। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस व्यक्ति को भारत में नहीं दफनाया गया, इस व्यक्ति की मृत्यु रंगून में हो जाती है और रंगून में इसे दफना दिया जाता है। चलो ठीक है। दिल्ली में क्रांति होती है, नेतृत्व कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहां तक तो बात क्या होती है? समाप्त होती है। अब 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनेगा कि 1857 की क्रांति में कौन से क्षेत्र से कौन से व्यक्ति ने नेतृत्व किया था? तो समझना मेरी बात को। मैं सबसे पहले बात करूंगा दिल्ली। तो दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां पर कौन आएगा? बहादुर शाह द्वितीय जफर था। वो फर्स्ट तो औरंगजेब का पुत्र था। तो क्वेश्चन पूछेगा क्रांति के समय दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। और इसका साथ किसने दिया था? इसके सेनापति बख्त खां ने दिया था। दूसरी बात आ जाए कि जैसे मान लो कानपुर से नेतृत्व किसने किया? कानपुर। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है भाई। कानपुर से नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। नाना साहेब। ये लो, कानपुर से नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने किया था। फिर इसके बाद में मैं बात करता हूं ग्वालियर। ग्वालियर, तो ग्वालियर से नेतृत्व, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ग्वालियर से नेतृत्व एक तो किसने किया? तात्या टोपे। तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई, इन दोनों ने ग्वालियर से नेतृत्व किया। फिर इसके बाद में झांसी, ये झांसी ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में पड़ती है, और झांसी से भी नेतृत्व किसने किया था? इन दोनों ने ही झांसी से नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद में लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ, तो लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। हजरत महल ने, तो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इलाहाबाद से नेतृत्व किया था लियाकत अली ने किया था। फिर इसके बाद में बात करते हैं फैजाबाद, और फैजाबाद यहां से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद में, यानी यहां तक तो बात को समझना कि फैजाबाद है, ग्वालियर है। एक जगदीशपुर की बात और कर लेते हैं। जगदीशपुर से किसने किया था? तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह व अमर सिंह, इन्होंने जगदीशपुर से इसका क्या कर दिया था? नेतृत्व कर दिया था। किसका किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अब दोस्तों यहां तक तो बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चलो मैं यहां पर वो लिख दूं, यहां पर दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, मेरठ। और मेरठ से किसने किया था? कदम सिंह ने। दिखाई शायद दे रहा होगा, मैं बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, एक बार समझो। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने इसका क्या किया था? नेतृत्व। तो दिल्ली की बात तो मैंने बता दी, दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह ने किया था। कानपुर से बात करते हैं दोस्तों।
कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। अब नाना साहेब की छोटी सी बात बता दूं मैं आपको। यह नाना साहेब था, यह नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय था। महाराष्ट्र में पेशवा बाजीराव द्वितीय था, इसका दत्तक पुत्र था। कौन है? नाना साहेब। और इसके बचपन का नाम दोस्तों क्या था? धुंधुपंत था। नाना साहेब का बचपन का नाम क्या था? धुंधुपंत था। और इस व्यक्ति ने क्रांति का नेतृत्व किया था कानपुर से। चलो ठीक है। इसका साथ तात्या टोपे ने भी दिया था। अब अंतिम समय में यह व्यक्ति नेपाल चला जाता है। कहां पर चला जाता है? नेपाल चला जाता है। फिर ग्वालियर है, यह कानपुर तो यूपी में पड़ता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस ग्वालियर से तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। दोस्तों मैं तात्या टोपे की बात बता दूं कि 1857 की क्रांति थी, इसका महान नायक था वो तात्या टोपे ही था। तात्या टोपे महाराष्ट्र का एक मराठा था दोस्तों। क्या था? महाराष्ट्र का एक मराठा था ये व्यक्ति। और तात्या टोपे था, इसको भारत का गेरिबाल्डी भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है गेरिबाल्डी। आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का गेरिबाल्डी किसे कहा जाता है? तात्या टोपे को कहा जाता है। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यानी तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का। फिर इसके बाद में बात करते हैं लक्ष्मीबाई। इस लक्ष्मीबाई का बात करते हैं। लक्ष्मीबाई थी, यह झांसी की रानी थी। इसके पति का नाम गंगाधर राव था। पति का नाम क्या था? गंगाधर राव था। ठीक है। अब लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका भी कहा जाता है। यानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका इसके बचपन का नाम था। किसका? लक्ष्मीबाई का। अब लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए होती है। यानी 1858 ईस्वी में ग्वालियर का दुर्ग है, इसमें हीरोज नामक अंग्रेज अधिकारी से युद्ध करते हुए लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण दिए थे। वहां पर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? लक्ष्मीबाई की। अब लक्ष्मीबाई से अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसे महलपरी भी कहा जाता है। दोस्तों आपका एग्जामिनर पूछे कि भारतीय इतिहास में महलपरी किसे कहा जाता है? लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व हजरत महल ने किया था। यानी हजरत बेगम महल की बात करते हैं। और इससे हजरत बेगम महल को महकपरी कहा जाता है। महकपरी। दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर महलपरी आ जाए तो लक्ष्मीबाई, और महकपरी आ जाए, महक का मतलब होता है सुगंध, खुशबू। तो महकपरी तो कौन है? हजरत महल है। और लक्ष्मीबाई क्या है? महलपरी। फिर इसके बाद में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, झांसी उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम प्रयागराज है। इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद से नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मौलवी अब्दुल्ला ने अंग्रेजों के खिलाफ एक फतवा जारी किया था और उस व्यक्ति ने जिहाद का नारा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय वो कौन सा नेता था, कौन सा व्यक्ति था जिसने जिहाद का नारा दिया था? वो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। और इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए की उस समय इनाम रखी थी। तो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा क्रांतिकारी था जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए की इनाम रखी थी? वो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। जगदीशपुर से कुंवर सेन व अमर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। मेरठ से कदम सिंह ने इसका क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था दोस्तों। तो ये 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति है। इस क्रांति के समय कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? मैं इसको एक बार, अब देखो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ये पुस्तकें लिखी गई थी। क्वेश्चन पूछेगा 1857 की क्रांति के समय कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? तो देखना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह पुस्तक किसने लिखी थी? वीर दामोदर सावरकर ने, या विनायक दामोदर सावरकर ने। इसने 1857 की क्रांति को पहला स्वाधीनता संग्राम कहा है। तो यह किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने पुस्तकें लिखी थी। दूसरी बात, द ग्रेट रिबेलियन, यह पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने लिखी। फिर इसके बाद में
सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। यह पुस्तक किसने लिखी थी? आरसी मजूमदार ने। इस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहास लिखने से मना कर दिया था, आगे बताऊंगा मैं। फिर इसके बाद में 1857 या 1857 की क्रांति, अच्छा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। 1857 या 1857 यह पुस्तक किसने लिखी थी? एस.एन. सेन ने। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर क्वेश्चन आएगा रिबेलियन 1857 यह पुस्तक किसने लिखी थी? पीसी जोशी ने लिखी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी यह पुस्तक किसने लिखी? टी.आर. होम्स ने लिखी। फिर इसके बाद में कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट यह पुस्तक किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खान ने यह पुस्तक लिखी थी। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति थी, इसके बारे में प्रमुख व्यक्तियों के विचार, किस व्यक्ति ने अपना क्या विचार दिया था, इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। देखो दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में इन व्यक्तियों ने अपनी अपनी टिप्पणी दी थी, अपनी अपनी बात कही थी। तो 1857 की क्रांति का न तो प्रथम था, यानी 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था न तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात आरसी मजूमदार ने कही थी। इस व्यक्ति ने इसका विरोध कर दिया और इसने कहा कि यह न तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? आरसी मजूमदार ने। फिर इसके बाद में 1857 की क्रांति को यह बात किसने कही कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लड़ा गया पहला स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी.डी. सावरकर ने क्वेश्चन आज है कि 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम या पहला स्वाधीनता संग्राम किसने कहा था? वीर दामोदर सावरकर ने। फिर इसके बाद में यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह बात किसने कही थी? दो व्यक्तियों ने कही थी दोस्तों। एक तो था जेम्स आउटरम था और एक व्यक्ति था डब्ल्यू टेलर। इन दोनों व्यक्तियों ने इसे कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का एक क्या था? षड्यंत्र था। फिर इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि यह एक सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। कहने का मतलब है जो जॉन लॉरेंस था, इस व्यक्ति ने इस क्रांति के बारे में कहा कि यह एक सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। चलो ठीक है। इसके बाद में यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मायुद्ध था, यह बात किसने कही थी दोस्तों? L.E.R. रीज ने कही थी ये बात है। फिर क्वेश्चन आ जाए, यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था, यह बात किसने कही थी? शिले ने कही थी। फिर यह बात किसने कही कि यह धर्म के लिए शुरू हुआ था, यानी 1857 का क्रांति का जो विद्रोह था यह धर्म के लिए तो शुरू हुआ था और यह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। यह बात किसने कही थी? एस.एन. सेन ने कही थी। दोस्तों मैं लास्ट बात और बता दूं, 1857 की जो क्रांति है, इस 1857 की क्रांति का आंखों देखा सजीव वर्णन किसने किया था? एक लंदन टाइम्स से पत्रकार था माइकल रसेल। बात को समझना, माइकल रसेल नाम का एक व्यक्ति था, पत्रकार था, वो लंदन टाइम्स का पत्रकार था। उसने 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन किया था। तो दोस्तों यहां पर 1857 की क्रांति समाप्त होती है। अगले वीडियो में राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूले। और हाँ, अगर आपको यह पसंद आता तो इसे कमेंट जरूर करना दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है दोस्तों।